Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class, SST class for class 9, and in this video I am going to start a new chapter of history, chapter first, the French Revolution. In this chapter we will study about the background of the French Revolution and what was the reason of the French Revolution and what were its conclusion. First of all, I will tell you the meaning of revolution. Revolution का क्या meaning होता है? Many times, my dear students, you have heard this word revolution. Revolution is a forcible overthrow of a government or a social order. Revolution का हिंदी meaning होता है क्रांति, और क्रांति मतलब change लाना. Change, revolution का means अगर हम simple meaning देखेंगे तो इसका simple meaning होता है टू ब्रिंग चेंज, यानी कि चेंज लाना. लेकिन चेंज किस में? तो और अगर हम इसकी डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन होगी कि रिवोल्यूशन मीन्स फोर्सिबल ओवरथ्रोन ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि ओल्ड गवर्नमेंट, ऐसी पुरानी सरकार और ओल्ड सोशल सिस्टम या सोशल ऑर्डर का ओवरथ्रोन करना या उसको उखाड़ फेंकना, एंड टू इस्टेब्लिश अ न्यू गवर्नमेंट और न्यू सोशल ऑर्डर, कि नई गवर्नमेंट और नए सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए पुरानी गवर्नमेंट और पुराने सोशल ऑर्डर को ओवरथ्रोन करना, एक्सपेक्टिंग मोर फेवरेबल रिजल्ट, और एक्सपेक्ट करना विथ न्यू गवर्नमेंट एंड न्यू सोशल ऑर्डर दैट इट वुड प्रोवाइड अ बेटर रिजल्ट, कि ये एक नया और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक. तो रिवोल्यूशन का मीन्स है क्रांति. क्रांति मीन्स हम लोगों को प्रोटेस्ट करना, उसके अगेंस्ट जाना, फोर्सिबल ओवरथ्रोन करना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, उन नियमों को, उस गवर्नमेंट को जो कि प्रेजेंट टाइम पर पब्लिक वेलफेयर के लिए या अकॉर्डिंग टू पब्लिक वर्क नहीं कर रही हैं. तो न्यू सिस्टम और न्यू गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए या फिर पॉलिटिकली और सोशली चेंज लाने के लिए क्या करना और आवाज़ उठाना, वो क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन कहलाता है. हमारी बुक में भी लिखा है कि रिवोल्यूशन इज़ अ फोर्सिबल ओवरथ्रोन ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर टू स्टैब्लिश अ न्यू गवर्नमेंट और न्यू सोशल ऑर्डर इन द एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट, कि जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हों कि बेटर रिजल्ट के लिए. रिवोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टाइम पब्लिक डिससेटिस्फिकेशन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज. रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन क्यों होता है? क्रांति क्या है? कि पब्लिक डिससेटिस्फिकेशन का रिजल्ट है. व्हेन पब्लिक इज डिससेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, देन पब्लिक टर्न इनटू, किस में टर्न हो जाती हैं? इन द प्रोटेस्ट. वो प्रोटेस्ट करने लग जाती हैं. पब्लिक स्टार्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड रिवोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ देयर प्रोटेस्ट एंड देयर डिससेटिस्फिकेशन. एंड सबसे पहले जो रिवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो हुई थी 5th मई 1789 को. और ये जो रिवोल्यूशन हुई थी 5th मई 1789 से स्टार्ट हुई थी और 9th नवंबर 1789 को ख़त्म हुई थी. और इसने जो टाइम लिया था 1789 से स्टार्ट हुई, 1799 तक ये चली थी. तो 10 years 4 months 6 months 5 days तक ये रिवोल्यूशन चली. दिस रिवोल्यूशन ओवरथ्रू द मोनार्ची, एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिक, और इसने फ्रेंच सोसाइटी से मोनार्ची सिस्टम यानी कि राजतंत्र को ख़त्म कर दिया था, एंड एस्टैब्लिश्ड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था. और इसने जो है पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल भी क्रिएट किया था, कि इसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में जो अदर कंट्रीज़ थी, स्मॉल कंट्रीज़ में भी रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी. व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड विद देयर गवर्नमेंट, जब अपनी गवर्नमेंट से या मोनार्ची सिस्टम से डिससेटिस्फाइड थे, देन दे ऑल्सो स्टार्टेड रिवोल्यूशन. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन. तो सबसे पहले जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वो कब हुई थी? फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी 1789 को. ठीक है, 1789 से स्टार्ट हुई थी. फ्रेंच रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई वो हुई थी 5th मई 1789 से स्टार्ट हुई थी, और ये 9th नवंबर 1799, यानी कि टोटल इसको 10 years लगे थे.
मोनार्ची सिस्टम खत्म होने में और रिपब्लिक सिस्टम यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश होने में। लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सोशल सिनेरियो या सोसाइटी ऑफ फ्रांस। हम सबसे पहले बिफोर द रिवोल्यूशन कि क्रांति के पहले फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, फ्रेंच का जो समाज था, फ्रेंच सिनेरियो कैसा था। पेज नंबर 2 पर है सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रांस बिफोर रिवोल्यूशन, यानी कि क्रांति के पहले फ्रांस का सामाजिक सिनेरियो या सामाजिक सीन कैसा था, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोशल सिनेरियो कैसा था, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम यानी कि फ्यूडल सोसाइटी था जिसको ऑल रेजिम कहते हैं बिफोर 1789। 1789 के पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। एंड दिस वाज कॉल्ड ऑल रेजिम। ऑल रेजिम का मतलब होता है पुराना समाज। एंड फ्यूडल सोसाइटी, व्हाट वाज द फ्यूडल सोसाइटी, हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फ्यूडल सोसाइटी मीन्स कि फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे या बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके पास में बहुत सारी लैंड होती थी, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी। अब उस ज़मीन को ये खुद अकेले टैक कर नहीं कर पाते थे, सो ये जो लैंड है वो पीजेंट्स वगैरह को दे देते थे। एंड दे टोल्ड देम दैट यू कैन डू वर्क ऑन दैट लैंड एंड इन द वर्किंग और इन द एक्सचेंज ऑफ वर्क, और वर्क करने के बदले यू विल गिव अस टैक्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कि रेंट के फॉर्म में आप मुझे क्या दे दो, हमें क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो ये जो फ्यूडल्स होते थे यानी कि जो सामंत होते थे, इनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती थी एंड इस लैंड को वो किसको प्रोवाइड कर देते थे, पीजेंट्स वगैरह को प्रोवाइड करवाते थे। पीजेंट्स वहाँ पर वर्क करते और जो भी कुछ प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दे गेव देम, ये फ्यूडल्स को देते थे। तो जो सोसाइटी थी बिफोर 1789, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो समाज था वो फ्यूडल सोसाइटी थी, यानी कि वहाँ के जो रूलर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो अपनी लैंड को पीजेंट्स को दे देते थे और पीजेंट्स उस पर वर्क करते, एग्रीकल्चर करते और एग्रीकल्चर के कुछ परसेंट किनको देते थे, फ्यूडल को, रूलर्स को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स में दिया करते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। तो सोसाइटी कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी, इट वॉज कॉल्ड ऑल रेजिम। इसको क्या कहा जाता था, ऑल रेजिम कहा जाता था बिफोर 1789। बिफोर 1789 क्योंकि 1789 के बाद में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था एंड आफ्टर रिवोल्यूशन मोनार्ची सिस्टम वाज एंड रिपब्लिकन सिस्टम स्टैब्लिश्ड। तो फ्यूडल सिस्टम था, सोसाइटी कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी में क्या होता था मैंने आपको बता दिया है। एंड फ्यूडल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। 3 एस्टेट मीन्स 3 लेवल में डिवाइडेड थी, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें कौन कौन आते थे, क्लैरिजी आते थे और नोबिलिटी आते थे। व्हाट वर द क्लैरिजी और नोबिलिटी क्या होते हैं ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। और थर्ड जो स्टेट था यानी कि थर्ड जो ग्रुप था उसमें पीजेंट्स है, लेबर्स है, मर्चेंट्स है, ये सब लोग आते थे। तो सोसाइटी कैसी थी, फ्यूडल सोसाइटी थी, इट वॉज कॉल्ड द ऑल रेजिम, इसको ऑल रेजिम कहते थे। एंड फ्यूडल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट और 3 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता था, क्लैरिजी। क्लैरिजी को हम लोग कहते हैं कि लाइक अगर इंडियन सोसाइटी अगर हम माने तो एंशिएंट टाइम पर अगर हम जाते हैं, एंशिएंट टाइम में अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी दैट पुरोहित्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, उनको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते थे और शूद्रास वगैरह जो होते थे वो 4th कैटेगरी में आते थे। तो वैसे ही ये क्या थे, क्लैरिजी, यानी कि ये चर्च वगैरह के पॉप वगैरह हुआ करते थे। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी आते थे, थर्ड एस्टेट में पीजेंट, मर्चेंट एंड लेबर्स आते थे। लेट्स वी स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। प्लीज ओपन योर बुक व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रांस बिफोर रिवोल्यूशन, ये कि क्रांति के पहले जो फ्रांस का सोसाइटी क्या थी उसको हम पढ़ने वाले हैं। द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 आर यूजुअली टर्म्ड एज द ऑल रेजिम, यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको ऑल रेजिम कहा जाता था, ऑल रेजिम कहा जाता था बिफोर 1789 कि द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस का जो समाज था इट वॉज फ्यूडल सोसाइटी, ये फ्यूडल सोसाइटी था, इट वॉज कॉल्ड ऑल रेजिम बिफोर 1789। इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम, और ये कौन से बेस्ड सोसाइटी किस पर बेस्ड थी, फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी। इन विच पीजेंट्स और वर्कर नॉन एज द वेसल, और इस सोसाइटी में जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उनको वेसल कहा जाता था।
पीजेंट्स एंड वर्कर्स को क्या कहा जाता था? वैसल। वैसल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वैसल्स का मतलब होता है गुलाम, यानी कि ये इनके सर्वेंट्स थे। रिसीव्ड अ पीस ऑफ लैंड इन टर्न ऑफ सर्विंग अ लॉर्ड एंड किंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। in this system in feudal system peasants and worker were known as the vassals। इनको सर्वेंट माना जाता था। they received piece of land from the lord, यानी कि अपने जो किंग और लॉर्ड होते थे, लैंडलॉर्ड वगैरह, जमींदार या राजा, इनसे ये पीस ऑफ लैंड रिसीव करते थे इन रिटर्न ऑफ सर्विंग, यानी कि उनकी सेवा करने के रिटर्न में। ये उनकी सेवा करते थे, उनके गुलाम होते थे, तो उनकी सेवा करने के लिए रिटर्न में उनको पीस ऑफ लैंड मिलता था। उस पीस ऑफ लैंड में अगर ये वर्कर्स क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते तो उनका प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दे प्रोवाइड देम। ड्यूरिंग दिस ओल्ड रेजिम द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट। मैंने अभी भी आपको कहा है कि ड्यूरिंग दिस ओल्ड रेजिम, इस ओल्ड रेजिम में जो सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। 3 एस्टेट में फर्स्ट एस्टेट में क्लैरिजी आते थे। तो ये क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टेट इन द सोसाइटी इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। 90% ऑफ फ्रांस पॉपुलेशन कंस्टिट्यूटेड पीजेंट, कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 90% क्या थी? पीजेंट थी। 90% फ्रेंच पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्स। 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड पीजेंट्स, यानी कि जो फार्मर्स थे, किसान थे, उन्हीं से ही 90% पॉपुलेशन बनी हुई थी। ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और उन पीजेंट्स में से बहुत कम लोग ही दे ऑन कल्टिवेटेड लैंड, उनकी खुद की ज़मीन होती थी। यानी मोस्ट ऑफ पीजेंट्स की जो लैंड होती थी वो लैंडलॉर्ड या रूलर्स की हुआ करती थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑन्ड बाय द नॉबल्स, यानी कि वेरी फ्यू पीजेंट्स। 90% तो क्या थे? पॉपुलेशन पीजेंट्स थी। एंड वेरी फ्यू आउट ऑफ देम, और उनमें से बहुत कम पीजेंट्स की ही ज़मीन हुआ करती थी। तो ओनली वेरी फ्यू ऑफ देम ऑन द लैंड, वो ज़मीन के मालिक होते थे। दे कल्टिवेटेड अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑन्ड बाय द नॉबल्स। और ये जो नॉबल्स होते थे, नॉबल्स यानी कि जो रिच पर्सन होते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे, तो 60% तो ये ही ऑनर हुआ करते थे लैंड के। चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट ऑन अबाउट 60% ऑफ द कल्टिवेबल लैंड। जो चर्च हैं और अदर रिच मेंबर होते थे थर्ड एस्टेट के, ये थर्ड एस्टेट जो है इनसे टैक्स वगैरह लिया करते थे। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी, क्लर्जी यानी कि जो चर्च के मेंबर होते थे और नोबिलिटी के जो मेंबर्स होते थे, ये एंजॉय करते थे प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट। इनको कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। खास प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट। एंड व्हाट वाज द स्पेशल राइट? एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। ये लोग क्या है? क्लर्जी और नोबिलिटी। नोबिलिटी जो रिच मर्चेंट या रिच मेंबर्स होते थे, क्लर्जी यानी कि जो पॉप है या जो चर्च के मेंबर्स होते थे, दे इंजॉयड प्रिविलेज, इनको कुछ खास अधिकार मिले थे। एंड एग्जेम्पशन, प्रिविलेज में क्या क्या इंक्लूड था? एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। फ्रॉम पेइंग टैक्स, दे वर फ्री फ्रॉम पेइंग टैक्स, ये टैक्स भरने से, यानी कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे। द लॉट्स ऑफ बर्डन lots of burden of taxes were borne by the peasants, merchant, laborers, it means third estate। तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे वो ही टैक्स का बहुत बड़ा भार को सहन करते थे। The nobles enjoyed feudal privilege also. These included feudal dues which they obtained from the peasants। ये नॉबल्स जो हैं ये पीजेंट से टैक्स वगैरह वसूल करते थे। पीजेंट्स वर बाउंड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। पीजेंट्स जो होते थे वो लॉर्ड यानी कि जो रूलर होते थे, लैंडलॉर्ड वगैरह जो होते थे उनकी सर्विस करते थे। टू टॉयल इन द लॉर्ड्स हाउस, वो लैंडलॉर्ड्स के घरों में हार्डवर्क करते थे। एंड फील्ड्स, उनके घरों में, उनके खेतों में। टू सर्व इन द आर्मी और टू टॉयल इन पब्लिक प्रोजेक्ट। और जो पीजेंट्स यानी कि जो थर्ड कैटेगरी, थर्ड एस्टेट के लोग होते थे, वो पब्लिक प्रोजेक्ट में भी हार्डवर्क करते थे। पब्लिक प्रोजेक्ट लाइक अगर कहीं पर रोड बन रही है या कहीं पर कोई बड़े बड़े मैंशन यानी कि बड़े बड़े महल वगैरह बन रहे हैं या कोई डैम वगैरह बन रहा है, कोई इंडस्ट्री बन रही, तो उस पब्लिक प्रोजेक्ट में भी ये वर्क करते थे। और आर्मी में भी जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वही सर्व करते थे।
द चर्च टू लेविड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथेस। अब एक वर्ड है टिथेस। टिथ्स, टिथ्स क्या है कि चर्च ने भी पीजेंट्स पर टैक्स लादा हुआ था, यानी कि टैक्स का भार पीजेंट्स पर, यानी पीजेंट्स को एक पार्ट टैक्स के फॉर्म में चर्च को भी देना पड़ता था, एंड दिस वाज कॉल्ड टिथ्स। पीजेंट्स पे टैक्सेस लैंडलॉर्ड्स, ये लैंडलॉर्ड्स को तो टैक्स पे करते ही थे, नॉबिलिटीज़ वगैरह ये लोग तो फ्री थे टैक्स पे करने से, और एक जो पार्ट है टैक्स का, एक पार्ट किनके पास में जाता था, चर्च के पास में भी जाता था। द चर्च टू लेविड, लेविड का मतलब होता है लगाना, तो चर्च ने भी लगाया था इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स से टैक्स लेने में एक शेयर किसको जाता था, चर्च को भी जाता था। चर्च ऑल्सो रिसीव अ शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स वॉज कॉल्ड टिथेस, यानी कि पीजेंट्स जो टैक्स पे करते थे उसमें से एक हिस्सा किसके लिए जाता था, चर्च के लिए भी जाता था, इट वॉज कॉल्ड टिथेस। In spite of all this, all members of third estate had to pay direct tax और number of indirect tax. इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करते थे पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। व्हाट वाज द डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट वाज द इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स और डेली यूज आर्टिकल्स। डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर लगाया जाता था इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक अगर हम लोग कोई चीज़ मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं डेली यूज़ की, तो उस पर कुछ % टैक्स लगा होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे करता है इंडिया में, और डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जिसकी इनकम इतनी हो तो उसको इतना % पार्ट देना पड़ता है। तो द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे बोथ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑल, इनको दोनों ही टैक्सेस देने पड़ते थे। अब यहाँ पर हमारी बुक में लिखा है डायरेक्ट टैक्स वॉज कॉल्ड टैली। डायरेक्ट टैक्स को क्या कहा जाता था? टैली। डायरेक्ट टैक्स वॉज कॉल्ड टैली। डायरेक्ट टैक्स को टैली कहा जाता था। Whereas indirect tax was levied or imposed on articles of everyday consumption, यानी कि जो हम डेली यूज़ के लिए जो आर्टिकल्स यूज़ लेते हैं, डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों पर लगाया हुआ टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, लाइक सॉल्ट, टोबैको एसेट्रा। द थर्ड एस्टेट ओनली बोर द बर्डन ऑफ टैक्सेस टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। ओनली थर्ड एस्टेट बोर द बर्डन ऑफ टैक्स। थर्ड एस्टेट यानी कि द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट, जिसमें लेबर है, आर्टिजन है, मर्चेंट्स हैं, पीजेंट्स हैं, सिर्फ इन्हीं को ही टैक्स का भार सहन करना पड़ता था टू सॉल्व द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। यानी कि फ्रांस स्टेट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैक्स का पे करने का जो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये दोनों ही कौन पे करता था? थर्ड एस्टेट के लोग ही करते थे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहा है वो क्या रहा है? रिवॉल्यूशन के पहले जो समाज है, जो सोसाइटी है फ्रांस की, वो कैसी थी? तो सोसाइटी कैसी थी? फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी में लैंड वगैरह किसको दे दी जाती थी? पीजेंट्स को दे दी जाती थी, और उसके एक्सचेंज में पीजेंट्स जब वहाँ पर वर्क करता था तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स के फॉर्म में ये इनको पैसे वगैरह दिया करते थे। एंड दिस सोसाइटी वॉज कॉल्ड ऑल रेजिम। ऑल रेजिम कहा जाता था फ्रेंच सोसाइटी। बिफोर रिवोल्यूशन वॉज कॉल्ड ऑल रेजिम। दिस सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम, और जो ऑल रेजिम था वो फेडरल सिस्टम पर बेस्ड था। दिस सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। इस सोसाइटी को 3 एस्टेट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट क्लैर्जी, लोग मेंबर्स के जो फर्स्ट एस्टेट के मेंबर्स थे क्लैर्जी कहलाते थे। सेकंड एस्टेट के मेंबर्स नोबिलिटी, and the members of third estates were peasants, merchants, laborers, artisans, businessmen, etc. Both the members of first and second estate were free from the paying taxes and they enjoyed privilege from the based on the birth. और ये जन्म के आधार पर ही इनको प्रिविलेज मिला हुआ था। प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट मिले थे, एग्जम्पशन मतलब छूट मिली हुई थी टैक्स में। एंड द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे
both the taxes direct and indirect. Okay, direct tax was called the tally, and indirect taxes were imposed on the daily used articles. वो daily use के articles पर लगा हुआ था. It means all the burden were put on the members of the third estate to solve the financial problem of the state. What was the tithes? The church also levied the tax on the peasants. यानी कि इसने भी क्या किया था, शेयर लेते थे ये लोग टैक्स से. The churches also levied the share of the tax from the peasants. यानी कि peasants से जो लेते थे ये लोग टैक्स, उसमें चर्च का भी हिस्सा होता था. इसको क्या कहा जाता था? tithes कहा जाता था. तो what was the tithes? The church to levied share of taxes. इसने भी टैक्स पर अपना शेयर क्या कर दिया था? लेविड कर दिया था, इम्पोज कर दिया था, लाद दिया था चर्च ने भी. यानी कि चर्च भी शेयरिंग, टैक्स में शेयरिंग लेता था. इसको टिथेस कहा जाता था. एंड टैली, डायरेक्ट टैक्स वाज कॉल्ड टैली. नाउ सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन, विच वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको चैप्टर की बिगनिंग समझ में आई होगी. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड वेन एवर यू आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज ओपन योर बुक एंड लिसन केयरफुली द वीडियो. आई होप you are liking the video. Please like the video and subscribe the channel. Till then, bye bye, stay home and stay safe.